हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय फिजिक्स बाय अजय सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 90% स्टूडेंट्स, हाँ बच्चों, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में जाकर गलती करते हैं। ओके, हम पूरा क्वेश्चन सही करेंगे बट लास्ट में जाके एक ऐसी गलती कर देंगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपको जानना है वो गलती क्या है और हमें सीखना है कि अगर हमें वो गलती नहीं करनी है तो क्या चीज़, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन सिचुएशन में वो गलती होने के चांसेस होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। Actually, we have three identical balls A, B, and C, each having mass m, and they are connected by string AB and BC, each of length L. L की वैल्यू 1 मीटर गिवन है हमें. The whole system is placed on a smooth horizontal surface. Now, the ball B is given initial velocity v naught, and that velocity is perpendicular to the string and along the horizontal surface. बेटा ये ध्यान देने वाली बात है. Velocity is given perpendicular to the string and along the horizontal surface means B को जो velocity दी गई है, that velocity is v naught like this, है ना. वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही गिवन है जी. ये जो हमारा स्क्रीन का प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मानिए. तो ये वी नॉट इसी प्लेन में है और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है. बी को ऐसा वी नॉट वर्टिकल डायरेक्शन में गिवन नहीं है. ओके, तो पूरा मोशन हमारा इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने वाला है. तो हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट बिफोर बॉल ए एंड सी कोलाइड. ओके, तो देखिए जरा समझते हैं इस क्वेश्चन में होगा क्या एक्चुअली. तो अगर हम इस बी को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं तो हमें पता है बी जो है वो आगे चलने की कोशिश करेगा और जैसे ही बी आगे चलेगा तो ए और सी को अपने पीछे पीछे लेके चलेगा. तो हमें ये समझ में आता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर थोड़े टाइम बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जानी, ये बी है, ये ए है और ये सी है. थोड़ा और टाइम बाद देखेंगे तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इन दो स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो थोड़ा और कम हो जाएगा. और फाइनली जब ये जस्ट कोलाइड वाली कंडीशन होगी तो अब उस वक्त हम ऐसा मानेंगे कि ये जो ए और सी हैं वो, उनको कनेक्ट करने वाली जो ये दोनों स्ट्रिंग हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं. ओके, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों जो बॉल्स हैं उनके साइज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे. तो जब ये वेलोसिटी ऐसी होगी तो मतलब फाइनली इस सिचुएशन में हमें इस स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी है. ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो मैंने एक्चुअल में पूरे सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है वो मैंने ड्रॉ कर दी है और जिस वक्त हमें टेंशन पूछी है जस्ट बिफोर कोलिजन की वो स्टेट मैंने ड्रॉ कर दी है ना. उस इनिशियल वेलोसिटी केवल बी के पास है और फाइनली अगर हमारा सिस्टम देखें तो बी के पास लेटेस्ट से वेलोसिटी v1 आ गई है. ओके, और ए और सी कैसे वेलोसिटी गेन करेंगे तो ए और सी की जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हम ए को देखें तो ए के पास कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगी और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा. सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग मोशन अगर ए को अगर देखें तो ए पर टेंशन कुछ ऐसा एंगल पर लग रही होगी और इस टेंशन की वजह से ए का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, है ना. इस डायरेक्शन को हमने इस डायरेक्शन को एक्स माना है और इसको वाई माना है. तो ए का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होगा तो इसलिए ए की वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अचीव होगी. ओके, तो इसीलिए ए जो है उसके एक वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हमने v2 एज्यूम किया है और इस ये वाला कंपोनेंट को हमने v4 एज्यूम किया है. सिमिलरली फॉर पार्टिकल सी, है ना, सी पार्टिकल पर टेंशन ऐसा लग रही होगी, है ना, ये सी पार्टिकल होगा तो सी की वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन में भी अचीव होगी और एक इस डायरेक्शन में भी अचीव होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन इन दीज एक्स एंड वाई डायरेक्शन. तो सी की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट को हमने v3 एज्यूम किया है और सी के ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हमने v5 एज्यूम किया है. समझ में आया? ओके, तो एक्चुअल में आप ये जो v1 है और v2 और v3 इन सब में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग.
है ना? इस वाई डायरेक्शन में आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली स्ट्रिंग को ध्यान से देखो, बी और ए को कनेक्ट करती हुई। तो ऑब्वियसली बी अगर इस डायरेक्शन में V1 से चल रहा है तो ए को भी इस डायरेक्शन में V1 से ही चलना पड़ेगा। और सेम कहानी आपकी सी के लिए होगी कि सी को भी इस डायरेक्शन में V1 स्पीड से ही चलना पड़ेगा। मीन्स V1, V2 और V3 तीनों सेम है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात है V4 और V5 के बारे में क्या बोल सकते हैं सर? तो उसके लिए अगर हम गौर से देखें तो इस पूरे सिस्टम पर ड्यूरिंग द मोशन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एवरी डायरेक्शन विल रिमेन सेम, विल रिमेन कंजर्व। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें, एक्स डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में इनिशियली पूरे सिस्टम के पास कोई मोमेंटम नहीं था। बी का मोमेंटम केवल वाई डायरेक्शन में था और ए और सी तो रेस्ट पर थे। फाइनली अगर आप देखेंगे तो बी का फाइनली भी बी का कोई मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में नहीं है, बट सी ए और सी के पास ए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है। ए के पास इस डायरेक्शन में मोमेंटम है और सी के पास इस डायरेक्शन में मोमेंटम है। ओके, तो ऑब्वियसली दोनों मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जीरो होना है, तो ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो, तो फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वेट करेंगे तो पी इनिशियल टोटल जीरो है, तो पी फाइनल अगर हम देखेंगे तो पी फाइनल इस ए का मोमेंटम लिखा जाएगा इस डायरेक्शन में mv4 मास इंटू V4, और सी का जो मोमेंटम उसको क्योंकि वो इस डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव लिखा है कितना m इंटू V5, तो यहाँ से समझ में आता है V4 और V5 सेम होंगे। एक्चुअल में ये बात हम सिमेट्री से भी बोल सकते हैं कि क्योंकि पूरा जो केस है वो सिमेट्रिक है, तो ए की इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी और एक सी की इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी दोनों सेम होनी पड़ेंगी। सिमेट्री से भी ये बात बोल सकते थे हम इजीली। और एक्चुअल में वाई डायरेक्शन में ये जो वाई डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम बी के पास है कितना mv0। और अब अगर हम फाइनली मोमेंटम देखें तो फाइनल मोमेंटम तीनों के पास होगा। इस डायरेक्शन में तीनों के पास मोमेंटम, बी के पास कितना m इंटू V1, ए के पास कितना, ए के पास m इंटू उसके पास भी ये वाली वेलोसिटी, तो ए की भी वेलोसिटी V1 ही और सी की भी वेलोसिटी V1 ही। तो ए का मोमेंटम mv1 और सी का भी मोमेंटम mv1 और बी का भी मोमेंटम mv1, तो टोटल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज 3mv1। ओके, तो यहाँ से v1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज v0/3। ये बात समझ में आई? ओके, तो हमें V1 पता लग गया, तो एक्चुअली अब बात क्या है, अब हमें क्या निकालना है, केवल V1 पता लग गया तो ये भी पता लग गई, ये वेलोसिटी पता लग गई, बात है अब V4 और V5 निकालने की। मतलब ये दोनों एक ही हैं एक्चुअली में, तो V4 या V5 कैलकुलेट करना और बच गए। अब इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पूरा जो सरफेस है वो भी फ्रिक्शनलेस है, तो देर इज़ नो एनर्जी लॉस ऑफ द सिस्टम। कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा क्योंकि कोलिजन अभी तक हुआ नहीं है, पूरा बस ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी दे दी, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम रहेगी। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल रिमेन सेम। ये बात समझ में आ रही है क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है ना? तो अगर हम वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखें, ठीक है, अप टू द इंस्टेंट जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हम लिखें तो इनिशियली केवल बी के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v0 स्क्वायर, V0 स्पीड थी बी की, और फाइनली अगर हम बात करें तो बी के पास काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ m इंटू V1 स्क्वायर रही होगी, तो वो बी की काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे लिख दी है। और ए और सी की काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है इक्वल है, ए की जो काइनेटिक एनर्जी वही सी की है, तो ए की लिखूंगा और उसको डबल कर दूंगा। अब ए की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मुझे V2 और V4 का रिजल्टेंट मुझे चाहिए होगा क्योंकि नेट स्पीड का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ इंटू m इंटू नेट स्पीड इज अंडर रूट ऑफ V2 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर होगा हाफ
m इंटू वी नेट, जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी दैट विल बी हाफ m इंटू वी टू स्क्वायर प्लस वी फोर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने ये कहानी यहाँ पे लिख दी है ना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी आपकी सी की भी होगी। तो यहाँ से ये हाफ हाफ फैक्टर पूरा कैंसिल आउट हो गया, एम भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी वी नॉट स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वी वन स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो देखिए ज़रा, यहाँ पे 2v1 स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, तो टोटल 3v1 स्क्वायर बनेगा। और वी फोर स्क्वायर की टर्म जो है वो उसका फैक्टर 2 का आएगा, 2v4 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हम वी वन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वी वन की वैल्यू वी नॉट बाई 3 आई थी, तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो हम इजीली वी फोर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी फोर की वैल्यू जो है अपने पास ये आती है वी नॉट बाई √3। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। नाउ हाउ टू फाइंड टेंशन। अब देखो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो बहुत बड़ी टेंशन है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में बी का मोशन अगर देखें तो वो सीधी लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा, बट ए और जो सी हैं उनका पाथ पता नहीं कुछ अजीब सा रहा होगा, वो सर्कल भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में इस सिचुएशन का एनालिसिस करना बहुत टफ है। बट अगर हम बी के फ्रेम में चले जाएं, बी पर बैठ के ऑब्जर्व करें, तो हमें बी के फ्रेम में बैठ के क्या दिखाई देगा कि ए जो पार्टिकल है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, हालांकि उसका ओमेगा लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। ओके, बट होगा सर्कुलर मोशन ही, ये बात हमें समझ में आती है। बिल्कुल बढ़िया भैया। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, हमारा ए एंड सी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बी के फ्रेम में चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए। तो बी के फ्रेम में बी रेस्ट पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बी के फ्रेम में जब जाएंगे तो ए की जो ए और सी की जो ये वाली वेलोसिटी है, क्योंकि बी इस डायरेक्शन में वी वन वेलोसिटी से चल रहा था और ये वाली वेलोसिटी ए की भी वी वन थी और सी की भी वी वन थी। तो विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो हमें ए और सी की ये जो वी एक्स वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ऑब्जर्व नहीं होगी। ओके, तो हमें इस बी के फ्रेम में ए और सी की केवल ये वाली वेलोसिटी दिखनी, ए की केवल ये वी फोर इस डायरेक्शन में दिखेगी और सी की वी फोर केवल इस डायरेक्शन में दिखने वाली है। ओके, और वी फोर हमें पता है। और फोर्सेस की बात करें तो इन सब पर केवल और केवल टेंशन फोर्स लग रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की हम बात करेंगे। वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनके mg और इनका जो ग्राउंड वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बैलेंस हो रहे होंगे। तो हमें केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखने की जरूरत है, तो ये फोर्स लग रहे होंगे। तो बी के फ्रेम में ए और सी दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो किसी एक के लिए लेट अस से फॉर ए अगर हम बात करें, फॉर ए, है ना, अगर हम एफ बी डी बनाते हैं उसके लिए, तो ए का एफ बी डी बनाएंगे तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और जो वी फोर स्पीड से चल रहा है और एल रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो सर टेंशन की जो वैल्यू आई सीधे सीधे टेंशन विल बी मास इनटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। सर ये आंसर होना चाहिए, बट बच्चों ये आंसर गलत है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, मुझे बताइए ये आंसर गलत क्यों है ना, कि सर ये जो इक्वेशन है वो टेंशन टी जो होगी वो और ए जो है वो इस तरह से एल रेडियस में घूम रहा है, तो ये टी टेंशन जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए। इसमें गलती क्या है सर? और हम बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा कि रूल है अपना, सोचिए और फिर वीडियो पे दोबारा आइए। ठीक है,
हाँ, तो बच्चों आई थिंक सोच लिया होगा सभी ने कि गलती क्या है। तो देखिए गलती ये है कि जब हम इस बी के फ्रेम में जा रहे हैं तो बी इज ऑल्सो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि बी पर खुद पर टेंशन लग रही है, टू टी फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा और हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बैठे हैं, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये चीज़ हम बार बार, हमें पता नहीं क्या आदत होती है बच्चों को, सर्कुलर मोशन दिख गया टेंस फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर लगाने के जल्दी करते हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं देखते कि ये जो सर्कुलर जो मोशन दिख रहा है वो किस फ्रेम में दिख रहा है, वो खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन है जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, बच्चों भूलना मत, हमेशा सूडो फोर्स जरूर यूज करना है, बिना सूडो फोर्स के काम नहीं करना है। क्लियर है? तो इसमें बस यही गलती है जो हम अक्सर करते हैं। एक्चुअली ये गलत क्यों है, क्योंकि रीजन लिख देता हूं मैं, बिकॉज बी इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, है ना। तो अब सही तरीका क्या होगा? सही ये होगा कि हमें पहले ए का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूडो फोर्स निकालना है तो हमें बी का एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या रहा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी, एक्चुअली बी का एफ बी डी बनाएंगे, बी का एफ बी डी बनाएंगे तो इस तरफ टू टी फोर्स लग रहे होंगे और वही बी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टू टी बराबर मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ बी रहा होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई टू टी बाई एम। और ये एक्सेलरेशन हमें ए बी का पता लग गया है। अब अगर हम बी का ए का एफ बी डी बनाते हैं बी के फ्रेम में, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम ए का एफ बी डी बनाते हैं, ए का एफ बी डी बनाते हैं तो ए पर टेंशन ऐसा लग रही थी, ठीक है, और टेंशन ऐसा लग रही थी। इसके अलावा एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए पर सूडो फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा? मास ऑफ ए जो एम ही है बाय चांस, और इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये सूडो फोर्स हमें और इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सूडो फोर्स और लगाएंगे तो वो सूडो फोर्स होगा प्लस में मास टाइम एक्सेलरेशन टू टी बाई एम। तो एक्चुअल में ये ए का एफ बी डी आ जाएगा और यहाँ से एम एम कैंसिल आउट होके ये टोटल फोर्स बनेगा थ्री टी। और ए जो है वो इस वक्त जो इस डायरेक्शन में वी सॉरी कितनी वेलोसिटी चल रहा था? v4 वेलोसिटी चल रहा था, जिसकी वैल्यू आई थी v0 बाय रूट थ्री, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन लिखी जाएगी, अब लिखी जाएगी ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो गया थ्री टी विल बी इक्वल टू एम इंटू वी फोर स्क्वायर, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय थ्री, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू हो जाएगी एल। तो यहाँ से टेंशन विल बी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय नाइन एल। दिस विल बी द आंसर फॉर टेंशन। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आया होगा आपको, और क्या गलती होती है और क्यों गलती होती है। एक्चुअल में हम जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, हमें सूडो फोर्स, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, बेटा सूडो फोर्स को नहीं भूलना है। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाते हैं, तो वहाँ पर सूडो फोर्स का टॉर्क लेना पड़ेगा, अगर हम टॉर्क वाली इक्वेशन लिख रहे हैं तो। और अगर फोर्स वाली इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें सूडो फोर्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, सूडो रियल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप कि आपने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आपने सीखी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू वेरी मच।